है प्रचंड। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उनके लिए आज का दिन बेहद खास है। दरअसल उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही हम आपके सामने एग्जिट पोल रखने वाले हैं, जिसके जरिए आप सभी को ये पता चलेगा कि अब की बार कहां किसकी सरकार बन रही है। जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 7 चरणों तक मतदान की प्रक्रिया चली। लेकिन अब अंतिम चरण की वोटिंग के बाद सभी को 10 मार्च का इंतजार है, जब 5 चुनावी राज्यों के साथ नतीजे एक साथ घोषित होंगे और ये पता चल जाएगा कि कहां किसकी सत्ता बचेगी और किसकी कुर्सी जाएगी। लेकिन उसके पहले स्वराज एक्सप्रेस आपको एग्जिट पोल दिखाने के साथ ही महा एग्जिट पोल को भी आपके सामने रखेगा, जिसमें 5 चुनावी राज्यों के अनुमानित परिणाम के आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। एग्जिट पोल से पहले हम आपको उत्तर प्रदेश भी लेकर चलेंगे, जहां सोमवार को 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग हुई है। इस चरण में किन जिलों में वोटिंग हुई और मतदाताओं का झुकाव किस ओर रहा, ये भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं सत्ता के खास पेशकश महा एग्जिट पोल। तो महा एग्जिट पोल से पहले उत्तर प्रदेश के 7वें चरण की वोटिंग को लेकर बात कर लेते हैं। यूपी में आज 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हुई। जिन 9 जिलों में मतदान हुआ है उसमें मोदी का गढ़ वाराणसी भी शामिल है। इसके अलावा आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र में भी वोटिंग हुई है। इस चरण में 613 प्रत्याशियों की सियासी किस्मत दांव पर लगी, जबकि कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ से अधिक है। अभी तक जो अपडेट है उसके मुताबिक यूपी चुनाव के 7वें चरण में 55% से ज्यादा मतदान हुआ है। इसमें अंतिम जानकारी आने तक और इजाफा हो सकता है। इस चरण की जो 54 सीटें हैं उसमें पिछली बार 36 बीजेपी ने जीती, जबकि सपा के खाते में 11 सीटें गई। वहीं बसपा ने 5, अपना दल ने 4, सुभाषपा ने 3 और निषाद पार्टी ने 1 सीट जीती। दिलचस्प बात यह है कि इन 54 सीटों में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। आज जिन 9 जिलों में मतदान हुआ है उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग चंदौली में देखने को मिली। तो चलिए अब यूपी के 7वें चरण की वोटिंग को लेकर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता दीपक बघेल जी, सपा नेता परवेज अहमद, कांग्रेस प्रवक्ता मिराज वली खान और वरिष्ठ पत्रकार विष्णु राव। और वहीं जिन जिलों में मतदान हुआ है उनके एक एक करके सभी सहयोगियों से ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अमरजीत सिंह, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। सर अमर जी, अब तो खेला होने की बारी आ गई है। क्या लग रहा है जो इस बार का जो चुनाव है, जैसे मध्य प्रदेश का 2018 का चुनाव था, मुझे जो लग रहा था अंतिम समय तक रात में 11-12 बजे तक ये तय नहीं हुआ था कि किसकी सरकार बनेगी, वही स्थिति उत्तर प्रदेश में मुझे देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। और आज हम लोग दिन में जो बात भी कर रहे थे कि अमूमन ये होता है कि 2-3 बजे तक सारा चीज क्लियर हो जाता है किसके पक्ष में जा रहा है। और जैसा अभी आप बोले, यही बात हो रही थी कि ये जो चुनाव लग रहा है कि शाम तक और देर तक ये जा सकता है और उसी तरफ जा रहा है, क्योंकि जिससे भी आप बात करिए, जो भी एक्सपर्ट है, जो भी हमें ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है, स्वराज एक्सप्रेस के जितने भी संवाददाता से हमने इनपुट लिए हैं, सब जो आ रही है बात वही कि कांटे की टक्कर है और कुछ नहीं कहा जा सकता। उसी पे ये बात आके रुक जा रही है और यही लग रहा है कि हो सकता है कि दोनों में से, देखिए ये हम सबको पता है कि भाजपा और सपा की सीधी सीधी टक्कर चल रही है और दोनों दल में से ये लग रहा है कि कोई भी क्लीन नहीं आ सकता, उनको बहुमत हो सकता है लेना पड़े। और ज्यादातर जो चांसेस अभी लोगों की बात निकल कर रही है उसमें सपा की बात कर रहे हैं।
हालांकि मुझे जो लगता है यहाँ पे त्रिपाठी जी की जो 2 फेज से 6वें और 7वें की अगर हम बात करें, जो एक आबो हवा बन रही है जो कि सपा के पक्ष में दिख रही है, चाहे वो हम अगर बात करें जो अयोध्या के डीएम का साइन बोर्ड चेंज होने का जो कलर चेंज हुआ, भगवा से हरा हुआ, फिर लाल हुआ, फिर वहीं कुछ खबरें आई कि अखिलेश यादव के और मुलायम सिंह यादव के पुराने बंगले की साफ सफाई हो रही है, तो एक आबो हवा वहां बन गई है। और यूपी की जनता, मुझे ऐसा लगता है कि काफी कुछ आबो हवा पे जाती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि अच्छा खासा माइलेज यहाँ पे मिला है सपा को, पिछली बार से काफी बेहतर 2017 के अपेक्षा। और उम्मीद की जा रही थी कि मध्य के बाद जब हम पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन जो लास्ट के 2 फेज है, मुझे यहाँ लगता है कि ये जो आबो हवा वाली चीज मैं बोल रहा हूँ, जो एक माहौल, जो लहर और जो हवा बोलते हैं, वो काफी कुछ तय करती है। एटलीस्ट 15 से 20% ऐसे मतदाता होते हैं जब वो वोट डालने जाते हैं, उन्हें लगता है कि जो एक कहते हैं ना कि एक लहर के साथ बहने वाली चीज, वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है, मेरा ऐसा मानना। बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन यहाँ अगर कांटे की टक्कर है, बराबर की फाइट है, तो निश्चित तौर पे यहाँ बहुजन समाज पार्टी एक खास रोल अदा कर सकती है। क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। और लगातार बहन जी का अगर रुख हम देखें, अगर बसपा सुप्रीमो मायावती की बात की जाए, तो जिस तरह से उनका जो रुख रहा, शुरू में उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला। जब तीसरे चौथे चरण के बीच में लोग ये बोलने लगे कि वो एक तरह से खुला सपोर्ट कर रही हैं बीजेपी को, बी टीम हो गई। हाँ, बी टीम हो गई। और कहीं ना कहीं ये मैसेज पहुंचने लगा कि कार्यकर्ताओं के पास भी एक ऐसा मैसेज पहुंच रहा है कि आप लोग प्रेफरेंस बसपा को दें, अगर आपको ऐसा कुछ गुंजाइश लगती है तो आप भाजपा को दूसरी प्रेफरेंस दें। तो वो माहौल देखने को मिलने लगा। और ये मैसेज जब मार्केट में पहुंचा तो खुले आम फिर मायावती आके इसको पब्लिकली ऐसा दिखाने की कोशिश की कि नहीं, ऐसा उनका कहने का कोई सेंस नहीं है, जो कि मुझे लगता है चौथे और 5वें चरण से। लेकिन जो आपने जो सवाल किया, मुझे लगता है कि अहम भूमिका ये निभा सकती है, क्योंकि जिस तरह की कांटे की टक्कर चल रही है और हर कोई अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। हर कोई ये बोल रहा है कि भाई कांटे की टक्कर है, 50-50 का है, कोई बोल रहा है 45-55 का है, लेकिन जो रेशियो बन रहा है, किसी के पास पूर्ण बहुमत का आंकड़ा अभी नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये पार्टी, और स्पेशली अगर हम बसपा की बात कर रहे हैं, वो एक बड़ा रोल जरूर प्ले कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से जो बहुजन, हालांकि बबुआ मिले जरूर थे, लेकिन वो खटास अंत तक नहीं गई है। और लास्ट में जैसे उन्होंने, जो आपने भी कहा कि मायावती जी ने कहा कि भाई जहां सब हम नहीं मजबूत है तो वहां भाजपा को दे दो, तो वो खटास पुरानी अभी भी नहीं गई है। हमारे साथ है दीपक बघेल जी, जुड़ गए हैं भाजपा के। दीपक जी, जिस तरह से जो राजनीतिक पंडितों का कहना है, आकलन है, खैर एग्जिट पोल से बहुत कुछ साफ हो जाएगा, 7 बजे तक लगभग हम और आप फिर से बात करेंगे, लेकिन वो यही है कि कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। शुरू में आप लोगों का दावा था कि नहीं, मैं फिर से पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाऊंगा। दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आई है, इसके पहले नहीं आ रही थी। जी जी त्रिपाठी जी, अब तो गेंद जनता के पाले में गई है और जनता की अदालत में अब गेंद है, और जनता की अदालत जहां फैसला देगी, जिसको फैसला देगी वही माना जाएगा, और ये 10 तारीख को स्पष्ट भी हो जाएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से लेकर 2022 तक जो काम की है, और उससे हमें विश्वास है और बिल्कुल आश्वस्त है कि हम 300+ सीटें लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा की व्यवस्था कायम करने का काम, राशन से लेकर सुशासन तक का जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हो, देखो अयोध्या के अंदर राम मंदिर की बात होती थी, विपक्षी लोग पूछते थे कि राम मंदिर कब बनवाएंगे, तारीख कब बताएंगे, आज वहां पर राम मंदिर भी बन रहा है। उसी अयोध्या के अंदर राजा दशरथ के नाम पे एयरपोर्ट बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करिए तो ये उपहास उड़ाते थे, आज वहीं पर देखिए भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार होके गया है। रोजगार और पर्यटन की बात करें तो देखिए, आध्यात्मिक पर्यटन का विकास हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस काशी के अंदर पहले 1400 यात्री आते थे, आज वहां पर 1400 यात्री आ रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक जो पर्यटन बढ़ा, इससे वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर हर रोज सोमवार और हर रोज शिवरात्रि जैसा माहौल बन गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो आर्थिक रूप से पिछड़ापन था पूर्वांचल के क्षेत्र में, उसको दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने के अंदर कारखाने खुलवाने की
दीपक जी, क्या काम हुआ क्या नहीं, जनता पे कितना उसका इफेक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा, वो तो अब पता चल जाएगा 10 तारीख को। आपने बहुत अच्छा है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो निश्चित तौर पे पार्टी में जो अच्छे काम हुए हैं उनको गिनाना आपका हक भी है और धर्म भी है और कर्म भी है, लेकिन अब तो पता ही चल जाएगा। लेकिन जो राजनीतिक पंडित की कांटे की लड़ाई है, ऐसे में माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ आपके अंदर खाने में बात हो चुकी है। देखिए त्रिपाठी जी, ऐसा किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ है। हमारे साथ गठबंधन में केवल अनुप्रिया पटेल पोस्ट गठबंधन की बात कर रहे हैं, प्री अपना गठबंधन की नहीं, पोस्ट गठबंधन। देखिए त्रिपाठी जी, ये तो नतीजे आने के बाद पता पड़ेगा कि क्या निर्णय होता है या संगठन का नेतृत्व क्या तय करता है। परंतु आज वर्तमान में बता दूं मैं कि वर्तमान में किसी प्रकार का किसी के साथ गठबंधन नहीं है और हम बिना गठबंधन के पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आ रहे हैं। हम 300 प्लस का दावा ऐसे नहीं कर रहे, हमने धरातल पर काम किया है और हम उस आधार पर बोल रहे हैं। हमारे पास भी संगठन का फीडबैक है। हमारे पन्ना प्रमुख तक ने जो संगठन के नीचे के कार्यकर्ता ने जो जमीनी स्तर पर काम किया उसके बोल रहे हैं। से हमारे पास जो रिपोर्ट आई हम उसके आधार पर बोल रहे हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिस मेहनत और लगनशीलता के साथ में इस पूरे चुनाव को संपन्न कराया है, उसमें कोई दोहराया नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अब पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। पोस्ट में भी बात करें, देखिए चुनावी पंडितों की भी मैं त्रिपाठी जी आपको एक बात बता, 2017 के अंदर एक गठबंधन हुआ, 2019 के अंदर एक गठबंधन हुआ जिसके बारे में बहुत बड़ी चर्चाएं हुई थी लोकसभा के दौरान में। उसको बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग माना गया उत्तर प्रदेश के अंदर कि देखिए समाजवादी पार्टी का बहुजन समाजवादी का पार्टी का गठबंधन हो चुका है। अब भाजपा देखिए मुश्किल से 10 सीट ले आए तो बहुत बड़ी बात है, यही विश्लेषण होता था उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद नतीजे आते तो भारतीय जनता पार्टी भागत पर लेकर आती। तो ये देखिए परिवर्तन है कि लोगों ने अब जाति से उठकर वोट दे रही है, लोग विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं, लोग राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास स्थापित करने के लिए बिल्कुल पुरजोर से जमीनी स्तर पर मेहनत की और लोग उसका सराहना कर रहे हैं और लोगों का विश्वास है। और जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसके साथ आज जनता जुड़ी है प्रदेश की और प्रदेश की जनता एक कदम ताल होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। चलिए दीपक जी, हम जाएंगे, लेकिन बीच बीच में आपकी गाड़ी हिल रही है, ऐसे तो नहीं हिलेगी ना कुर्सी? आप हिल जा रहे हैं बीच बीच में। नहीं, ये कुर्सी नहीं है, ये विकास की रफ्तार है जो लगातार उत्तर प्रदेश की चलती जा रही है। उत्तर प्रदेश विकास से बच्चा कभी रुक नहीं, रफ्तार हिल रही है बीच बीच में। चलिए, नहीं, ये लगातार विकास है जो अपनी गति से चला जा रहा है। चलिए, परवेज जी आपके पास भी आएंगे, मिराज जी आपके पास भी आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विष्णु राज जी हैं। राव जी, थोड़ा संक्षेप में अब क्या आपको पूरा, जैसा कहा गया कि हम पूरी बहुमत से सरकार बना रहे हैं, दीपक जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर सपा नेता भी कहेंगे, मिराज जी क्या कहते हैं? ये इंटरेस्टेड, बहुत ध्यान देने वाली बात होगी। आपका क्या सोच है अभी? अब हालांकि लगभग अभी 45 मिनट बाकी हैं वोटिंग का समय खत्म होने में। जी त्रिपाठी जी, एक बात तो यहाँ गौर फरमाने वाली ये है कि वोटिंग परसेंटेज क्यों कम हो रहा है। सभी पार्टियां बोल रही हैं कि हम जीत रहे हैं 300 पार, 400 पार, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में क्यों नहीं दिख रहा है ये? इस सवाल का जवाब कोई नेता नहीं दे पा रहा है जी। आप अभी तक देखें तो मुश्किल से 47% वोट हुआ है। पिछली बार 2017 में जब बदलाव की सरकार थी तब 50% वोट हुआ था इसी फेज में, 7वें फेज में जी। तो ये बड़ा सवाल है। ये एक चीज दर्शाता है कि सरकार के विरोध के जो वोट हैं या तो वो पड़े नहीं है या सरकार के पक्ष वाले वोट निकले नहीं है डालने। तो इसका ये वास्तुस्थिति, ये जमीन की हकीकत हम लोग सामने ये आ रही है जी। इसमें एक दिलचस्प बात ये मैं बताऊं आपको, जैसे कि अभी बोला जा रहा था बसपा ने वोट ट्रांसफर करने की बात करी। बसपा ही इकलौती पार्टी है जो वोट ट्रांसफर कर सकती है, ये भी मान लीजिए। बिल्कुल सही, क्योंकि बसपा चाहे जब वो सपा के साथ थी, जब वो भाजपा के साथ थी, तब उसी ने वोट ट्रांसफर किया था। और भाजपा के साथ उतना कटु रिश्ता नहीं है मायावती जी का जितना कटु रिश्ता समाजवादी पार्टी के से है। तो ये आपकी बात बिल्कुल वही, मैं समझता हूँ ये बहुत सटीक विश्लेषण है आपका जब आप कहते हैं कि मायावती पोस्ट पोल किधर जा सकती है जी। तो हम लोगों को इस नजरिए से भी देखना पड़ेगा कि क्योंकि कुछ ना हो तो 10 से 15 सीटें 20 सीटें तो आनी है, जहाँ तक मेरा आकलन है बसपा की। तो वो अगर इधर ट्रांसफर होती हैं तो निश्चित तौर पे भाजपा को फायदा होगा।
बिल्कुल सही कहा आपने। बसपा ने जहां सपा और भाजपा की सीधी लड़ाई है, वहां बसपा ने कितने वोट लिए हैं, ये महत्वपूर्ण बात होगी। पोस्ट पेड की तो, पोस्ट गठबंधन की तो बात अलग है, ये वाली बात महत्वपूर्ण है, यही निर्णायक भी होगा। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता जुड़े हैं। परवेज जी, आप भी यही कहेंगे कि हम पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ और कहना है आपको? देखिए, अगर हम कहेंगे तो आप कहेंगे सभी पार्टी के और सभी दल के लोग ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारी, पदाधिकारी और जो अधिकारी हैं, आईएएस, पीसीएस हैं, वो क्या कह रहे हैं। आप देखिए कि बीते दिनों में कैसे बोर्ड के कलर चेंज हुए हैं, किस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी का बंगला हो, घर हो, या मुलायम सिंह यादव जी का घर हो, या फिर शिवपाल यादव जी का हो। आप देखिए कि उन सबकी मरम्मत हो रही, साफ सफाई हो रही है, घर के बाहर बोर्ड लग रहे हैं, जनेश्वर पार्क की सफाई हो रही है, आप देखिए रिवर फ्रंट की मरम्मत हो रही है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं सरकार बनने जा रही है, उत्तर प्रदेश की तमाम आवाम, जो आम जनता है, वो ये कह रही है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की जरूरत है, और वो बाहर निकल करके उसने भाजपा से लड़ाई लड़ी है। उत्तर प्रदेश के किसान, दलित, मजदूर, अल्पसंख्यक, पिछड़े, ये बाहर निकल करके इन्होंने वोट दिया है। तब हम ये कह रहे हैं कि हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर एक महाप्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, आप आम जनता से पूछेंगे, वो ये बात कहेगी कि हाँ, समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, हर वर्ग का लोग आज ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, ये जो आपने कहा कि सफाई हो रही शिवपाल जी के यहाँ, मुलायम जी के यहाँ, अखिलेश जी के यहाँ, ये सरकार करवा रही है कि आपके कार्यकर्ता खुद करवा रहे हैं? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये बताएं कि पिछले 5 साल से ऐसा नहीं हो रहा था, अब ये क्यों होने लगा। भाई वही तो मैं पूछ रहा हूँ, पिछले 5 साल से माने ये सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करा रही सफाई कि आपके अपने लोग करवा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पीडब्ल्यूडी सरकार के लोग करवा रहे हैं, सरकारी अफसर करवा रहे हैं। चलिए विराट जी, अयोध्या के जिला अधिकारी महोदय जो थे, उनका जो बोर्ड लगा हुआ था, वो सपा कार्यकर्ताओं ने बदला या अधिकारी ने बदलवाया, फिर उसके ऊपर किन लोगों ने कार्रवाई करी, वो साफ है। चलिए पता कर लेते हैं। विराट जी, अब हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आप कहते थे कि सरकार बनाएंगे, अब आप इंडिपेंडेंट बनाएंगे या समर्थन देंगे किसी को? तो चाबी आपके पास रहेगी या पूरी तरह से ताला चाबी मकान सब आपके पास है? एसपी जी, हम जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वहां पर ये बोल वचन ना हमारे नेता करते हैं और ना हमारा कोई भी कार्यकर्ता करता है जी। आपने पिछले दिनों शायद कहीं पे देखा होगा प्रियंका गांधी जी का इंटरव्यू, जिस तरह से अभी 7वां चरण आज है जी, एक चरण बाकी था, बल्कि 6ठे चरण वाले दिन या उससे एक दिन पहले का उनका एक इंटरव्यू, उन्होंने उसमें साफ कहा, उन्होंने कोई बड़बोलेपन नहीं करे, उन्होंने 300 पार, 350 पार, 400 पार का नारा नहीं लगाया, उन्होंने साफ गोई से कहा जो भी परिणाम आएंगे स्वीकार है, और जो भी परिणाम आएंगे उसके बावजूद हम जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं करते रहेंगे, लोगों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, और हम परिणाम के लिए नहीं, आवाम की सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं। अब तो बता दीजिए राज जी कि अब कितनी सीटें आप ला रहे हैं? अब तो बता दीजिए, अब तो खैर खत्म हो गई वोटिंग, अब तो कोई बात ही नहीं बची, अब तो बता दीजिए कितनी? ये 10 तारीख को, 10 तारीख आने दीजिए, सारी पिक्चर, हम कोई बड़बोलेपन नहीं। ये तो आप बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बहुत जिम्मेवार आप पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। 10 तारीख को तो सभी को मालूम पड़ जाएगा, आप जिम्मेदार एक पद पे बैठे हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार होने के साथ इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि सत्ता की चाबी आपके पास रहेगी, मतलब कि समर्थन आपके बिना कोई नहीं बनाएगा सरकार? पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, बिल्कुल हमें ऐसी उम्मीद है। पहले से बेहतर वोट परसेंटेज की बात मत करिएगा, वोट परसेंटेज मत बताइएगा कि हमारे वोट परसेंटेज बढ़े हैं, वो इसलिए बढ़ेंगे कि आप हर जगह चुनाव लड़े हैं। नहीं, सीटें बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेंगी? सीटें भी बढ़ेंगी, और इतनी बढ़ेंगी कि कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर बढ़ेंगी, और इतनी बढ़ेंगी कि कांग्रेस पार्टी के बगैर सपोर्ट के कोई सरकार नहीं बना पाएगा। चलिए 200 तो पार नहीं करेंगे ना? मैंने पहले ही आपसे शुरू में कह दिया,
हमारी पार्टी का कोई भी नेता और कार्यकर्ता आपको झूठे आंकड़े और बड़बोलेपन से नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यही तो मैं, आप बहुत सटीक स्पष्टवादी दिख रहे जो हैं, सच होगा वो स्वीकार। स्पष्टवादी आप दिख रहे हैं हमको, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ 200 से पार तो नहीं करेंगे ना आप? स्पष्ट बोलने वाले हैं आप। नहीं बिल्कुल, देखिए नहीं, आप इस तरह से जैसे भी घुमा के पूछना चाहें, जब हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जिनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है, जबकि 2 चरण बाकी थे। ऐसे में बड़े नेता बहुत संभल कर बोलते हैं और इस तरह से बोलते हैं कि नहीं साहब हम तो सरकार बना रहे हैं, हम 200 पार जाएंगे, हम 250 पार जाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेंगे। लेकिन उन्हीं ने जब ये बात स्पष्ट कर दी है तो आप इस बात से समझ सकते, फिर आपको मिराज वली से पूछने की जरूरत नहीं है। क्या स्पष्ट कर दी? क्या स्पष्ट कर दिया प्रियंका जी ने? देखिए, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप सरकार में कितनी सीटें ला रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा सीटों के बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, इतनी हमारे पास सीटें आएंगी। हम 200 पार और 250 पार और 300 पार की बात नहीं करते। हमारे सहयोगी निशांत चौरसिया जुड़े हैं, काशी में हैं इस समय। निशांत, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी निशांत, क्या कितने % वोट हो चुका है वहां, और टोटल बता सकते हैं अभी तक आपके पास क्या जानकारी है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, और पिछली बार से ज्यादा है इस बार या कम है? थोड़ी सी स्थिति डैमेज है बनारस का, पहले से के लगभग बराबर जा रहा है, लेकिन थोड़ा कम है इस बार। और सबसे बड़ी लोकतंत्र के लिए दुख की बात है कि गोरखपुर और बनारस दोनों जगह कम हुआ, मतलब पिछले जब चरण में गोरखपुर हुआ, ये 2 जगह केंद्र था इस बार की राजनीति का, गोरखपुर से सीएम योगी, यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि पिछली बार भी कम वोटिंग हुई थी, और 3 बजे तक ओवरऑल जो है पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो ओवरऑल 46.40% मतदान हुआ है, 46.40, और जिसमें आजमगढ़ को 45% से ज्यादा मतदान हुआ है, मऊ में 46.86%, जौनपुर में 47.18%, गाजीपुर में 45.56%, चंदौली में 50.75%, वाराणसी में 43.90%, और मिर्जापुर में 44.66%, भदोही में 47.50%, और सोनभद्र में 49.82% मतदान। मतलब पूरा अगर इन सारे जिलों की बात करें तो 46.40% मतदान हुआ है। और बनारस में जो 8 जो क्या कहते हैं सीटें हैं, उन 8 सीटों की अगर बात करें तो उन 8 सीटों पे अभी जो मतदान हुआ है वह पिंडरा विधानसभा में 46.9% हुआ है, अजगरा विधानसभा में 44.3%, शिवपुर में 46.1%, रोहनिया में 43.3%, वाराणसी उत्तरी में 42.62%, और वाराणसी दक्षिणी में 43.63%, वाराणसी कैंट में 40.7%, सेवापुरी में 46.2% का मतदान मतलब 3 बजे तक हुआ है। 5 बजे वाला आंकड़ा हमको लगता है 10 से 5 मिनट बाद हम ओवरऑल सिनेरियो साफ कर देंगे कि कितना मतदान हुआ है, लेकिन बड़ा धीमी गति से हुआ है बनारस में मतदान और अन्य जिलों की अपेक्षा, क्योंकि जहां पे चंदौली में एक सीट है चकिया, जहां पे नक्सलाइट एरिया है, वहां पे 4 बजे तक मतदान खत्म हो गया। उसके अलावा वहां के 3 सीटों पे मतदान अभी चल रहा है। तो सबसे ज्यादा जो है 50.75% मतदान चंदौली में हुआ है, जो एकदम पिछड़ा माना जाता है, नक्सलाइट माना जाता है वहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीबी है, जो भी वगैरह वगैरह बात होता है चंदौली को लेकर के, वहाँ पे एक बेहतर वोटिंग वहाँ पे हो रहा है। अगर पूरी बात की जाए तो कहीं छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं सामने आई, अदरवाइज पूरा बड़ा शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। पूरे कई जगह जो है ईवीएम की खराबी की भी सूचना ये शिकायत की गई, फर्जी वोटिंग की शिकायत की गई है। अच्छा, एक आरोप जो है दोनों पार्टियों ने लगाया कि अपना दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने लगाया कि ईवीएम में जो है फेविक्विक डाल दिया गया, वही समाजवादी पार्टी ने भी यही आरोप लगाया कि ईवीएम में वोट न पड़े तो फेविक्विक डाल दिया गया। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी बीच बीच में लगते रहे, लेकिन अगर पूरा माना जाए तो 7वें चरण तक अभी तक का जो है वह बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। कहीं पर भी ऐसा
बिल्कुल निशांत, बहुत सही बात बताई। पहली बार रामर जी, पहली बार ऐसा हो रहा होगा, आपने बहुत उत्तर प्रदेश के चुनाव देखे हैं कि उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान हो जाए, मतलब अच्छी खासी चाक चौबंद 7 चरणों में अगर चुनाव हो रहा तो अच्छी व्यवस्था है पुलिस बल की। और दूसरा, जैसा कि वोटिंग परसेंटेज अगर कम होता है, दोनों चीजें होती है समय पर, अगर नाराज मतदाता है, माने सरकार से एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। और फिर इसके अलावा वोटिंग परसेंटेज तब बढ़ता है जब बहुत ज्यादा नाराजगी हो, या फिर वोटिंग परसेंटेज बेहतर ठीक ठाक तब होता है जब सरकार से संतुष्ट हो लोग। दोनों चीजें हैं। इस बार बड़ा कसमकस का मामला है, जैसे न कोई कह रहा सपा की बनेगी, बीजेपी की बनेगी, उसी तरह वोट परसेंटेज अगर गिर रहा तो भी आकलन नहीं लगाया जा सक रहा, बढ़ रहा तो भी नहीं लगाया जा पा रहा। बिल्कुल सही आपने बोला कि चुनावी नतीजों की तरह वोटिंग परसेंटेज हो गया है, और खास बात तब है कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। जाहिर तौर पे 2017 के बाद अभी तक वोटर्स बढ़े होंगे। हालांकि कुछ रिपोर्ट में ऐसा भी सुनने में आया कि दोबारा चुनाव आयोग ने जो वोटर्स की लिस्ट थी उसको रिकंसाइल किया है। उसमें कुछ वोटर्स जो 2-2, 3-3 जगह जिन पे वोटर आईडी थे वो कुछ कम हुए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, इस बात को भी अगर हम बैलेंस करें कि 2017 से 2022 तक के जो कुछ प्रतिशत बढ़े होंगे, उस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल नहीं बढ़ा, और कई जगहों में तो कम गया। पिछले अगर 5वें फेज की बात करें तो थोड़ा बहुत जंप देखने को मिला, नहीं तो अच्छा खासा 2-3% का ड्रॉप था, जो मुझे लगता है कि चरण भी 56 से 54 हुआ है, जबकि 17 में 56 हुआ था करीब। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये भी एकदम उतना ही उलझा हुआ है जैसे कांटे की टक्कर बोली जा रही है, कोई एक तरफा नतीजा नहीं निकल रहा है। वैसे ही जो आपने उदाहरण दिया था वो बिल्कुल फैक्ट है कि अगर नाराज मतदाता होता है तो ज्यादातर प्रतिशत बढ़ता है, और वहीं अगर जो संतुष्ट रहता है तो उस हिसाब से वोटिंग प्रतिशत कई बार कम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ जो बीच का पेश निकला है वो बिल्कुल नहीं आप एक तरह से आकलन लगा सकते हैं कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान हो, ये बड़ी अच्छी बात है। जी बिल्कुल, एक तरह से कह लें कि ये जो है परिपाटी की शांति से हुआ, और थोड़ी बहुत जगह पे जो चीज आई, हालांकि इसको भी बीजेपी ने शुरू से इस पूरे कार्यकाल में, और जो चुनावी रैलियां हुई हैं, स्पेशली जब ये सारे फेज के चुनाव चल रहे थे, इसी को बीजेपी ने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया कि उनके कार्यकाल में कोई भी दंगा नहीं हुआ, कोई भी एक तरह से कह लें अराजकता का माहौल नहीं था। और मुझे लगता है कि ये भले ही चुनाव आयोग देख रहा था, लेकिन अगर बीजेपी को मौका मिले तो वो इस चीज को भी कैच कर सकते हैं कि शांतिपूर्ण जो है वो पूरा चुनाव उनको देखने को मिले। मिराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब हमारे निशांत चौरसिया जी काशी का आकलन दे रहे थे, काशी वोट परसेंटेज, उस दौरान। मिराज जी देखिए, जैसा कि अभी हमारे बीच में बात हो रही थी आंकड़ों को लेकर, मतलब परसेंटेज को लेकर, मैं समझता हूं इस पे सभी दलों के नेताओं को और खासतौर से चुनाव आयोग को, हम लोगों को चुनाव के बाद अब जो भी परिणाम होंगे वो 10 तारीख को साफ हो जाएंगे, लेकिन सारे राजनीतिक दलों को और खासतौर से चुनाव आयोग को इस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर निश्चित तौर पे हमारे पिछले चुनाव के मुकाबले वोटर्स की संख्या बढ़ी होगी, लेकिन अगर वोटर्स की संख्या और वोट देने की तादाद नहीं बढ़ रही है तो इस पे सारे हम सियासी दलों के नेताओं को सोचना चाहिए, और चुनाव आयोग की भी। जैसे मैं मुबारकबाद दूंगा बहुत चुनाव आयोग को कि इतने शांतिपूर्ण ढंग से पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव गुजर गया। आज 7वां चरण है, ये भी शांतिपूर्वक तरीके से गुजर गया। लेकिन चुनाव आयोग समेत सियासी दलों का ये भी एक जिम्मेदारी होती है कि हम अपने प्रदेश में ज्यादा तादाद में, बड़ी तादाद में वोटर्स को बूथ तक ले जाएं और मताधिकार का प्रयोग करवाएं। इस पे हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। एक बार फिर दीपक जी के पास चलते हैं, लेकिन मनीष पांडे हमारे आजमगढ़ से हैं। मनीष, थोड़ा संक्षेप बताइए, आजमगढ़ में कितने प्रतिशत वोट हुआ है? जी, अब तक 52% वोटिंग हुई है। 52% टोटल? जी टोटल। आपके पास क्या विधानसभा क्षेत्र वाइज है क्या आंकड़ा? जी है, विधानसभा क्षेत्र आंकड़ा है सर। बता दीजिए। जैसे आजमगढ़ में 10 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जिसमें परौलिया में जो है 54.2% वोटिंग हुई है, मुबारकपुर में 7.4 वोटिंग हुई है, आजमगढ़ सदर सीट पे जो है 55.2% वोटिंग हुई है, और मेहनगर में 51% हुई है, और आप फूलपुर में जो है 50% वोटिंग हुई है, और दीदारगंज में जो है 53.2% वोटिंग हुई है,
अब सब मिला जुला के देखा जाए तो 52% टोटल आता है, 52% वोटिंग हुई है। ये कितने बजे तक का है आंकड़ा? जी कितने बजे तक का है? 5 बजे तक का है। 5 बजे तक। पिछली बार से इस बार कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है कि बराबर ही? कम हुआ है सर। चलिए, ये वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है आपको क्या इशारा कर रहा है? आपने वहाँ के मतदाताओं के पास नब्ज भी टटोली होगी, गए भी होंगे, अलग अलग बूथ केंद्रों पे आप गए होंगे, क्या लग रहा है ये नाराज मतदाता सरकार से? जी सबसे बड़ी बात बता दें कि कहीं न कहीं महंगाई और बेरोजगारी वोटों में काफी गुस्सा दिखा है। महंगाई को लेके? जी महंगाई को लेकर। चलिए दीपक जी के पास चलते हैं। दीपक जी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है सामने, एक दूसरा आपका सबसे बड़ा मुद्दा एक बताइएगा कि एक कौन सा मुद्दा जो आपका सबसे बड़ा रहा है इसमें, इस चुनाव में? और महंगाई मुद्दा है, हमारे संवाददाता बता रहे हैं, जनता बता रही, मतदाता बता रहे हैं। देखिए, सुशासन और विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अंदर गई थी। और त्रिपाठी जी आवाज आ रही है? जी आ रही जी, सुशासन और जी सुशासन और विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अंदर गई थी। राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास, ये 3 मुद्दे थे जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव लड़ा और हम तीनों मुद्दों पर काम की है। हमने देखिए मिराज जी एक एक करके जो कुशासन हुआ था। मिराज जी आपका समय आएगा तो आप बोलिएगा। मिराज जी दूर देखिए बदायूं नहीं मैं त्रिपाठी जी बदायूं के अंदर सुनिए आप सुन लीजिए, धैर्य रखिए, मैं भी धैर्य के साथ आपको सुन रहा था। देखिए त्रिपाठी जी, बदायूं के अंदर 2 बच्चियां जाती हैं पत्ते पीने के लिए, उनके साथ घटना हो जाती है और घटना के बाद इनके नेता का बयान आता है, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो इस प्रकार का चरित्र लेके आज चलने वाली सरकारें क्या महिलाओं के बारे में बात करेगी? अभी इनके एक विधायक है, चुनाव लड़ रहे हैं, अमिताभ वाजपेयी, किस प्रकार का बयान देते हैं सुंदरकांड को लेकर। परवेश जी आपका समय आएगा। परवेश जी आपका समय आएगा। एक एक करके इनको कहिए। परवेश जी बात एकदम स्वीकार नहीं होगी। परवेश जी आपके पास रेप करते परवेश जी देखिए ऐसा नहीं, परवेश जी वो उनकी बात आ जाने देखिए, आपके पास आ रहे हैं, अपनी बात बताया। आरोप और गलत बात बिल्कुल एकदम बर्दाश्त नहीं होगी। नहीं तो आप अपनी बात कह दीजिएगा, उन्होंने आरोप गलत लगाए हैं। जी दीपक जी अपनी बात कह दीजिएगा। परवेश जी देखिए त्रिपाठी जी देखिए, अभी से इनका जो संतुलन बिगड़ रहा है, पता चलता है कि इनकी सरकार का भी संतुलन बिगड़ चुका है और ये सरकार में नहीं आने वाले हैं। ये अभी राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे। एक बात बताइए, सबसे ज्यादा आतंकवादियों को छुड़वाने का काम किसने किया? सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर ये आतंकियों के केस वापस लेने का काम करते हैं। हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है जिसमें के अंदर वो हाईकोर्ट को कहना पड़ता है कि आतंकवादी को आप नहीं करवाएंगे क्या? तो ऐसी टिप्पणी बताइए, आप जो लाइव प्राग में एक्सप्रेस के माध्यम से माफ नहीं करेंगे? आप राष्ट्रवाद की पार्टी पर नहीं है। अरे मिराज जी आपका समय था तो आप वो सुन रहे थे, आपके पास फिर आऊंगा। आपने बलवा, हत्या, अपहरण को एक संगठित व्यापार के रूप में आपने उत्तर प्रदेश के अंदर चलाया। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने कम किया है। यहाँ पर जो बाहुबलियों का कल्चर था उत्तर प्रदेश के अंदर, उस बाहुबली कल्चर को खत्म करने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। ये क्यों डरता है बुलडोजर के नाम से? आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा रखते हैं। ये बुलडोजर से इसलिए करते हैं क्योंकि जिन अपराधियों को देने का काम कर रहे थे। परवेश जी आप अपनी की बात नहीं करेंगे। ये कटुआ में तिरंगा यात्रा निकालने पे बात नहीं करेंगे। ये रात में अरे परवेश जी ध्यान रखिए, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा सरकार किसकी बन रही है। लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई, उससे बात नहीं करेंगे। अरे परवेश जी ये बात नहीं करेंगे। ये आ जाएंगे आतंकवाद भाई परवेश जी अमेरिका इंग्लैंड पे। चलिए आप दोनों लोग बात कर लीजिए, सवाल नहीं कर रहे। ऐसा चरित्र के साथ में काम कर रहा है तो वास्तव में देश को और प्रदेश की जनता को आपके ऊपर चिंतन करना पड़ा है और आपके ऊपर चिंतन हुआ है। चलिए देखिए, आप दोनों अतिथि हमारे, आप अपनी बात रखें, वो अपनी बात रखें, हम बीच में नहीं है। आप अपना तर्क रखिएगा। दीपक जी संक्षेप में पूरा करिए। दीपक जी संक्षेप में। जी त्रिपाठी जी मैंने खत्म कर दिया। जी आप बोलिए परवेश जी। देखिए आप सबसे अनुरोध है, मेरा एक बार फिर से अनुरोध है, अगर बीच में कहेंगे तो ना आप अपनी बात जनता तक पहुंचा पाएंगे ना वो पहुंचा पाएंगे। उन्होंने अपनी बात क्या रखी है आप उसको याद कर लीजिए, आप पॉइंट नोट कर लीजिए, उसके बाद आप बता दीजिएगा ये झूठ बोला इन्होंने। कुतर्क रखते हैं ये लोग, झूठ बोलते हैं। अरे तो कुतर्क भाई आप बोलिएगा कि कुतर्क रखा। समझी बात आई।
चलिए परवेज जी लगभग चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मैं दीपक जी से इतना ही कहूंगा कि आप झूठ बोलना बंद करते हैं। इनके झूठ बोलने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है, जनता जागरूक हो चुकी है और वो आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। आप बात कीजिए उत्तर प्रदेश की, चुनाव आप पाकिस्तान, चले दीपक जी आपसे अनुरोध है, दीपक जी आपसे अनुरोध है। मुद्दा है। अरे परवेज जी अपनी बात रखिए। यहाँ सड़क, बिजली, पानी मुद्दा है। यहाँ पर दलितों का जो उत्पीड़न हुआ है, पिछड़ों का जो उत्पीड़न हुआ है, उनका आरक्षण जो लूटा गया है, ये मुद्दा है। आप इससे बात नहीं करते हैं। पाकिस्तान आप इससे बात कर लीजिए ना परवेज जी। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं। अरे परवेज जी आप इससे बात कर लीजिए। दीपक जी आपकी बात आ गई है। और बताइए कृपा करके साल में दीपक जी जो महंगाई दर, हाँ ठीक है, बोलिए परवेज जी इस पे बात कीजिए। परवेज जी एक मिनट हमारा सवाल सुन 70 रुपए में था, मेरा सवाल सुन लीजिए परवेज जी। इस पे बात कीजिए। जो कड़वा तेल 70 रुपए में था वो 200 में कैसे पहुंच गया, इस पे बात कीजिए। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आप मुद्दों की बात ही नहीं करेंगे, आप जनता को गुमराह करने का काम करेंगे। लेकिन अब हम आपको बता दें, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आप सत्ता से खिसक चुके हैं, जनता गुमराह होने वाली नहीं है, जनता बेवकूफ नहीं है। आपको दिए पूरे 5 साल, आपने उसमें क्या किया? आपने कहा था 15 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगा। बताइए उसका आपने क्या किया? आपने कहा था 70 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में हम देंगे। आपने छात्रों के ऊपर लाठियां चलवाई हैं, इलाहाबाद के अंदर दौड़ा दौड़ा कर मारा है, आपने हॉस्टल में घुस करके मारा है। आप इससे बात नहीं करेंगे। आपने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे, आपने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया, उनकी हत्या करने का काम किया, उनकी जान लेने का काम किया। और आय और इनकम की हालत तो यह है कि आज किसान जो मृत्यु दर थी, फांसी लगाकर मरने की दर थी, उसमें कितना इजाफा हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आप जनता को गुमराह मत कीजिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश की जनता की बात कीजिए, यहाँ के मुद्दों की बात कीजिए। लखनऊ के अंदर, हम लखनऊ में बैठे हुए हैं, जितना साउथ नॉर्थ में मेट्रो बना हुआ था, एक पिलर आप आगे नहीं बना सके। लखनऊ में एक आना स्टेडियम बना था, आप दूसरा कुछ खेल में नया कुछ कर नहीं सके। रिवर फ्रंट जितने पे बन के रुका हुआ था उतने ही पे रुका हुआ है। आगरा एक्सप्रेसवे बना हुआ था, दूसरा आप जो समाजवादियों ने बनाया उसका नाम आप लेते हैं। चलिए परवेज जी, के लिए कुछ नहीं है, हिंदू बात आ गई, भारत पाकिस्तान, संक्षेप में परवेज जी, सिर्फ इसके अलावा और है क्या आपके पास? परवेज जी लड़वाने की राजनीति, गुमराह करने की राजनीति मत करिए, इससे कोई फायदा बिल्कुल होने वाला बिल्कुल परवेज जी आपकी बात आ गई है। आपको 5 साल दिया, आपने सिर्फ उनको ठगा है, बेवकूफ बनाया है। चलिए अब कौन ने किसको ठगा, किसने बढ़िया काम किया, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। मिराज जी भी हमारे साथ हैं, हम एक बार फिर अपने वरिष्ठ पत्रकार देव जी के पास चलेंगे, लेकिन हमारे साथ राजेश दुबे मऊ से जुड़ गए हैं। राजेश थोड़ा मऊ का बताइए, 3 सीटें हैं मऊ में, सभी बीजेपी के पास थी, वहाँ का वोटिंग परसेंटेज क्या है? यहाँ 5:05 तक 55% जो है वोटिंग यहाँ हुआ है। हाँ। और इससे पहले जो है 2017 की बात कर लें तो यहाँ 3 सीटों पे जो है भाजपा का कब्जा रहा है, जिसमें एक दारा सिंह कैबिनेट मंत्री भी रहे। हाँ। और एक पे जो है मुख्तार अंसारी चुनाव जीते थे, जो है सदर मऊ से जो है। और इस बार जो है सदर मऊ से जो है उनके लड़के अब्बास अंसारी से भाजपा सपा के चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, वोटिंग परसेंटेज पिछली बार कितना रहा है इतने बजे तक? हाँ, पिछली बार से वोटिंग परसेंटेज जो थोड़ा सा कम हुआ है इस बार। उस बार लगभग 7% हुआ था जी, और इस बार जो 55.23 हुआ है वोटिंग परसेंटेज है, थोड़ा सा घटा है अगली बार से। 2017 की अपेक्षा इसमें थोड़ा घटा है वोटिंग। चलिए, ये जो वोटिंग परसेंटेज घटा है, क्या लग रहा है? आप बूथ केंद्रों तक भी गए होंगे, लोगों की नब्ज टटोली होगी, मतदाताओं से बात की होगी, क्या लग रहा है ये कौन सा सरकार से नाराज मतदाता ज्यादा वहाँ दिखे आपकी संतुष्ट? अब सर वोटिंग परसेंटेज घटने से तो यहाँ चर्चाएं यह हो रही है, चाहे वो मतदाता हो चाहे और ग्रामीण हो, कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम पड़ता है तो सवर्ण क्लास के जो होते हैं लोग, महिलाएं घर से वोट करने के लिए नहीं निकलती हैं, जिसके कारण जो है वोटिंग परसेंटेज कम है। सुनकर मतलब अभी जो है 1 घंटा पहले सुनने में ही आया है कि जब वोटिंग परसेंटेज कम पड़ रहा है तो लोग कह रहे हैं घर जो सवर्ण महिलाएं हैं वो वोट देने नहीं निकल रही हैं। मतलब भाजपा के वोट कम पड़ रहे हैं? हाँ, भाजपा के यहाँ सर, भाजपा के वोट यहाँ कम पड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। विश्वदेव जी, जो हम लोगों का शुरू से आज कई दिनों से आकलन करते आए हैं, वो यही लग रहा है कि ये भाजपा को थोड़ा बहुत वोटिंग परसेंटेज कम है तो नुकसान होगा। जी बिल्कुल, जैसा राजेश भाई बता रहे हैं उससे तो बड़ा गंभीर स्थिति लग रही है भाजपा के लिए जी। इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसे अभी सपा के जो प्रवक्ता साहब बता रहे थे
वो एक आरोप लगा रहे थे कि ये देखिए अधिकारी कैसे बदल रहे हैं, अधिकारी कैसे बदलाव कर रहे हैं। उन्होंने अयोध्या का बताया, उन्होंने अखिलेश जी के घर का पुराने घर का और मुलायम सिंह जी के घर का, शिवपाल जी के पार्टी दफ्तर का, इन सब की बात बताई। अब वहीं दूसरी तरफ गौर करिएगा, सपा के जो अखिलेश यादव जी के चाचा जी हैं, रामगोपाल यादव जी, प्रोफेसर साहब, वो एक पत्र लिखते हैं 4 दिन पहले सभी कैंडिडेट्स को अपने पूरे प्रदेश में, और कल एक पत्र और लिखते हैं कैंडिडेट्स को कि वोटिंग करते काउंटिंग के समय सारे कैंडिडेट अब जब से नामांकन हो, जब से वोटिंग खत्म हो तब से लेके वोटिंग की काउंटिंग के दिन तक कोई बैलेट बक्सों पे नजर रहनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कहते हैं कल के चिट्ठी में कि हर सीट पे 2 अधिवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेंगे जो समय समय पे न्यायिक जो है राय देंगे जी। अब ये विरोधाभास लगता है कि एक तरफ आप अधिकारियों को अपनी तरफ समझते हैं और दूसरी तरफ आप अधिकारियों के पे आरोप लगा रहे हैं कि ये धांधली हो सकती है। तो ये बड़ा सोचने विचार करने का विषय है जनता के लिए। दूसरा, वोटिंग परसेंटाइल के लिए भाजपा के प्रवक्ता साहब ने बोला, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि वोटिंग को बढ़वाना सिर्फ इलेक्शन कमीशन काम नहीं है, ये हम आम जनता का काम है और आप पार्टियों का काम है कि आप अपने कैंडिडेट को लेके जाएं। अमित शाह साहब आपके कहते हैं, जो माननीय गृह मंत्री हैं, कि बूथ स्तर का काम भाजपा करती है, तो वोटिंग परसेंटाइल कम होने का जवाब बूथ स्तर के जितने लोग हैं उनको देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इस विषय में चर्चा करें आपस में और बताएं कि क्यों वोटिंग परसेंटाइल कम हुई। भाजपा को तो और बढ़वाना चाहिए था उनकी वोटिंग परसेंटाइल। अब इसमें एक रोचक तथ्य मैं आपको त्रिपाठी जी बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक महाभारत का भी अंश है। वो कैसे है, मेरठ की एक सीट है हस्तिनापुर, उस सीट को जो भी जीतता है जी, वो उस पार्टी, जिस पार्टी जीतती है वो पार्टी जो है सत्ता में आती है जी। अब इसमें रोचक तथ्य यह है, पिछली बार 2017 में 2012 में जो है सपा के कैंडिडेट जीते थे, 2017 में इनके कैंडिडेट भाजपा के कैंडिडेट जीते थे और 1-1 लाख मार्जिन से जीतते हैं यहाँ लोग। और यहाँ साथ में बीएसपी के जीते थे क्या? नहीं, मेरे ख्याल से बीएसपी के नहीं जीते थे जी। हाँ, उस समय भी 2003 में 2007 में जी बसपा के जीते थे। तो ये पूरा लिस्ट है इसकी। तो ये पूरी रोचक एक बात है। और यहाँ लिटरेसी रेट 70% है, जबकि औसतन लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश का 56 से 57% है। तो यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये वोटिंग परसेंटाइल इस तरह से होता है, मतलब इनको देखना चाहिए। अगर चर्चा करने के पहले एक वोटिंग परसेंटाइल पे इन पार्टियों को मुझे लगता है एक आकलन करना चाहिए अपने स्तर पे कि क्यों वोटिंग परसेंटाइल क्यों नहीं है, कैसे हम बढ़ाएं। बिल्कुल राव साहब, तब तो मोदी जी को पूरी ताकत हस्तिनापुर में झोंक देनी थी। हस्तिनापुर ही अपने कब्जे में आ गया तो फिर अब क्या बचा है जी। विराट जी आप कुछ कह रहे थे? हस्तिनापुर में योगी जी मोदी जी को दोनों को हस्तिनापुर में ही लग जाना था जी। विराट जी आप कुछ कह रहे थे जब दीपक जी कह रहे थे कि सियासी पार्टियों का तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी है, लेकिन मैं चुनाव आयोग को इसलिए कह रहा था कि चुनाव आयोग कई सारे वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए अवेयरनेस कैंप चलाता है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूकता मिलती है। वो काम चुनाव आयोग भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जाहिर सी बात है सियासी पार्टियों का तो है ही है, लेकिन चुनाव आयोग का भी कहीं ना कहीं योगदान हो सकता है। मैं ये कह रहा था। नहीं, बहुत किया है दीपक जी, बहुत किया है। मैं खुद गवाह हूँ। सीओ साहब से मेरी हर दूसरे दिन मुलाकात होती है, मैं जानकारी रखता हूँ इस विषय में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन इसके बाद भी उनका खुद का कहना था कि राजनीतिक पार्टियों को आगे बढ़ के हम लोगों के प्लेज ग्राउंड पे पहले प्लेज हुआ करते थे, पहले नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे,
ये सब चीजें और बढ़ोतरी करती है, लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। अब ये थोड़ा आप लोगों को भी गौर करना चाहिए। मेरा अनुरोध यही है आप सबसे। जी नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, चुनाव आयोग और बाकी सियासी दलों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, एक अच्छा माहौल बने और बैठ के बाकायदा मीटिंग्स होनी चाहिए और मीटिंग्स के बीच में सबकी जिम्मेदारियां तय हों कि सियासी पार्टियों को क्या करना है, किस तरह से करना है। चुनाव आयोग अपने सलाह मशवरे दे, राजनीतिक पार्टियां आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। मिराज जी, ये तो हर पार्टी, हर व्यक्ति कहता है जी, हर पार्टी चाहती है कि वोटिंग परसेंटेज इसलिए बढ़े कि उनके अपने जो वोटर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा वोट डाल सकें। काम नहीं चलेगा सर। त्रिपाठी जी, चाहती है से नहीं होगा। आप देखिए ना, अगर वोटिंग परसेंटेज कम है, मैं कह रहा हूं हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा। चलिए, चीज आ गई है, अपन मुद्दे पे आ जाए। कह रहा हूं कि मैं अलग हूं। बिल्कुल मिराज जी, अब तो जो हो गया हो गया। हमारे साथ परवेज जी कुछ बार बार कहना चाह रहे थे। परवेज जी, मैं आता हूं थोड़ा सा। एक बार हस्तिनापुर किसका होगा अमर जी? देखिए, अब जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, मुझे भी उसी चीज पे हंसी आई कि ऐसे में तो मोदी जी, योगी जी और अखिलेश जी को भी वहां पे, और चाहे तो वो प्रियंका गांधी को भी, क्योंकि इस पूरे चुनाव में और उत्तर प्रदेश के जितने भी मुद्दे रहे हो, चाहे लखीमपुर का मुद्दा रहा हो या जो भी पार्टिसिपेशन रहा हो कांग्रेस का, भले ही उनकी उतनी सीटें नहीं रहती हैं, बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, तो मुझे लगता है कि वहां पे वो सारे लोगों को मौजूद रहना चाहिए था कि वो उस सीट पे कब्जा करते तो अपने आप उनको वो मिल जाता। एक बात जरूर मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे बसपा की, कि बसपा एक की भूमिका निभा सकती है, किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है, मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने भी बड़ा जोर लगाया है। हम आप भी एक बार बात कर रहे थे कि हालांकि उनको बहुत ज्यादा सीटें, पिछली बार का भी आंकड़ा देखें, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी उसमें अगर इजाफा करने में वो कामयाब रहती हैं तो मुझे लगता है वहां पे वो भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि जो बाकी छोटे छोटे दल थे वो ज्यादातर मिल गए हैं। अब बहुत ज्यादा केवल इंडिपेंडेंट ही पार्टियां रही हैं और ऐसे में बसपा के साथ कांग्रेस भी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। बिल्कुल, ये प्रियंका जी की जो मेहनत है, शायद राव साहब भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि उनकी जो मेहनत है वो मेहनत आज के लिए नहीं है, ये मेहनत 2027 के लिए है। जो आपका पूरी जमीन ऊसर हो गई थी उसको उपजाऊ बनाने के लिए उन्होंने अभी मेहनत की है। मिराज जी को रिजल्ट 2027 में मिलेगा जो मेहनत हुई है। हम परवेज जी आपके पास थे, एक और हम बता देते हैं, फहीम अहमद जुड़ गए हमारे साथ जौनपुर से। फहीम, मेरी आवाज आ रही? जी फहीम, जौनपुर में क्या स्थिति, कितने % वोट हुए? जी, जैसा कि बता दें कि जौनपुर में 5 बजे तक 53.5% से ऊपर वोट पड़ चुके हैं। 53 और 53.5% से ऊपर वोट पड़ चुके हैं। 53.61%। हाँ, 54 मान लेते हैं जी 9 विधानसभा सीटों पर। तो आपके जौनपुर कहते हैं कि बड़े बाहुबलियों का जिला रहा है, कोई आपको अप्रिय घटना की तो अप्रिय घटना नहीं सुनाई दी? जी, कुछ मल्ली विधानसभा में जैसा कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह वो लड़ रहे हैं, वहाँ उनके और समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बीच कुछ कहीं पर छिटपुट घटनाएं हुई थी, झड़प हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसको हटा बचा के मामला किया। और बाकी अगर देखा जाए तो पूरे जौनपुर में कहीं ना कहीं पूरे बहुत शांतिप्रिय तरीके से लोगों ने अपने वोटों का मत जो देने का जो उनका अधिकार था उसको बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अपने पिछली बार से कम है इस बार का वोटिंग परसेंटेज की बराबर है? जी, अभी 6 बजे तक का जो आएगा तो कहीं ना कहीं इस बार जो पिछले जो वोटिंग परसेंटेज है उससे कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज जरूर बढ़ेगा इस बार 2022 के चुनाव में। जी बढ़ेगा? जी बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फहीम, आपको सारी जानकारी। जी परवेज जी, आप अपनी कुछ बात रख रहे थे जब राव साहब बोल रहे थे। हाँ, जो राव जी बोल रहे थे कि इसमें सियासी पार्टियों को भी अपना योगदान देना चाहिए, बिल्कुल हमें भी देना चाहिए, चुनाव आयोग को भी देना चाहिए और दोनों लोग दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत तब पैदा हो जाती है जब सत्ताधारी लोग जब हम अपना, जैसे नुक्कड़ नाटक की ये बात कर रहे थे, लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर कुछ छात्र रंगमंच के जरिए लोगों को अवेयर कर रहे थे,
तुरंत प्रशासन ने उसके ऊपर रोक लगाई और यहाँ तक 151 और 716 लगा के मुकदमा भी कर दिया। तो जब इस तरीके के सत्ताधारी के लोग तानाशाही दिखाएंगे, जबरन रोकने का काम करेंगे, तो इसमें मनोबल गिरता है, चाहे आम कार्यकर्ता हो, चाहे रंगमंच के एक्टर्स हो। लेकिन आचार संहिता लगी परवेज जी, इसमें तो सत्ता है नहीं किसी की। परवेज जी, आचार संहिता लगी, इस समय पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधीनस्थ हैं सारे अधिकारी, तो इस समय कैसे आप कह सकते हैं सत्ताधारी दल के लोगों ने दादागिरी की? बड़े मजाकिया तौर से आपने कहा कि सत्ता किसी की नहीं है और चुनाव आयोग कंट्रोल कर रहा है। ये आप और हम बेहतर जानते हैं कि कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल नहीं कर रहा है। खैर वो दूसरी बात होगी। मैं जबकि बात कर रहा हूँ जब आचार संहिता नहीं लगी थी तब की विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। और वैसे भी अगर आचार संहिता लगी भी हो तब भी सत्ताधारियों कितना दबदबा रहता है, यह हमसे बेहतर आप जानते हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं। मैं नहीं जानता परवेज जी, मेरे ऊपर मत डालिए। मैं तो ये जानता हूं कि जब चुनाव आयोग नियम जो है कि चुनाव आयोग आचार संहिता लग जाती है तो चुनाव आयोग के अधीनस्थ हो जाते हैं सारे अधिकारी। सब कुछ परिपाटी बदल दी है भारतीय जनता पार्टी ने जब से वो सत्ता में आई है, केंद्र से लेके। मिराज जी, आपसे थोड़ी सवाल किया मैंने, परवेज जी से किया है। आप तो सत्ता की चाबी दबाए रखिए जेब में, आने दीजिए 10 तारीख। आप सभी लोग बेहतर तरीके से इस चीज को जानते हैं कि आज जो है चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे दूसरे स्तंभ हो, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कितने दबाव में काम कर रहे हैं, वो किसी से छुपा ढका हुआ नहीं है। यहाँ तक इनकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आकर के उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है। उसके बाद एक फैसला आता है, उस फैसले के बाद उनको कहा जाता है राज्यसभा भेजा जाएगा। ये तमाम चीजें हैं, तो वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। चलिए, दबाव ये लोग बनाते हैं किसके ऊपर। अब तो खैर सब कुछ हो गया, आरोप प्रत्यारोप की बात है। जी राव साहब। त्रिपाठी जी, मैं विरोध करना चाहूंगा इनकी बात का। जी। ये मीडिया पे आरोप लगाने के पहले आप एक बात सुन लीजिए परवेज भाई, कि आप इसी मीडिया पे बोल रहे हैं ये बात, और ये छूट मिल रही है, इस पे रोक नहीं लगाई गई है, तो ये आरोप आप वापस लीजिए, ये गलत बात है। बहुत चलिए राव साहब, अब तो परिपाटी भी बदल रही है। मैंने जैसे मीडिया की बात करी तो हाँ, मीडिया की मैंने कैसे, इनको सारी बातें हजम है, लेकिन जैसे मैंने मीडिया का नाम लिया ये तुरंत आ गए बचाव में। ठीक है, हाँ, ये मैं मानता हूँ कि नहीं, राव साहब मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरोप लगा रहे मीडिया। परवेज जी, राव साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो किसी पार्टी से नहीं है जिन्होंने विरोध किया है। मैं राव साहब की बात का जवाब दे रहा हूं कि सियासी पार्टियां क्यों नहीं इस पर काम कर पा रही हैं पूरी तरह से। मैंने उनका जवाब दिया कि सत्ताधारी दल दबाव बनाकर अपने अधिकारियों से उनको रोकते हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करते हैं। हम अभी लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर अगर कोई हॉल मांगते हैं, हमको नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसी विश्वविद्यालय के अंदर कुलप्रेत जैसा वो संघी मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसको तुरंत जो है परमिशन मिल जाती है। सुभी खान जो हैदराबाद की, जिसका लखनऊ और लखनऊ विश्वविद्यालय से कोई लेना देना नहीं, उसको परमिशन मिल जाती है। लेकिन शहर भर में अगर हम मांगते हैं कोई परमिशन कि हमें ये कार्यक्रम करना है तो हमको नहीं मिलता है। चलिए, ये बातें समझ में आने वाली नहीं है। मुद्दे पे आ जाए परवेज जी, मुद्दे पे समय। राव साहब, मैं आपको बता दूं, आज की स्थिति में मीडिया, एक कहावत है ना कि गरीब की गाय, अगर मीडिया ने आपको दिखाया तो आपके अनुकूल रहा तो बोले हाँ बिल्कुल सही है, और अगर अनुकूल नहीं रहा तो तुरंत बयान आता है कि तोड़ मरोड़ के मीडिया ने पेश कर दिया है। अरे अब बयान अगर रिकॉर्ड हो रहा है उसको कैसे तोड़ मरोड़ कर देगा? तो हम लोग गरीब की गाय हैं, इसलिए अब हम लोगों को चुप ही रहना चाहिए। चाहे त्रिपाठी जी, ये लोग भूल जाते हैं कि ये जमाना वीडियोग्राफी का है। मुद्दे उठाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। त्रिपाठी जी, एक आप हमेशा जवाब दे इन लोगों का। चलिए परवेज जी, समय समाप्त हो गया है। पाकिस्तान पे होंगी, 30 हिंदू मुसलमान पे होंगी। चलिए परवेज जी, ये चीजें बहुत हो गई। जी दीपक जी, बहुत संक्षेप में, मेरा समय समाप्त हो रहा है। देखिए, अभी तो मीडिया को बदनाम किया है, इसके बाद में 2 दिन तक लगातार मीडिया पे आक्षेप लगेंगे, उसके बाद में सबसे पहले ईवीएम बदनाम होगी, और ये इनका लगातार चलता रहेगा। और ईवीएम के बाद इलेक्शन कमीशन को ये गालियां देंगे। तो ये इनका जो चरित्र है, इनको मालूम है कि क्या करना है। पहले चुनाव तक जाना है, दूसरों को झूठा बताना है, उसके बाद मीडिया को गाली देना है, और उसके बाद में जब कहीं से अपनी इज्जत बचानी हो तो फिर
ईवीएम को बदनाम करना है, ये इनका मूल चरित्र है। और ये मीडिया के लिए हम जहाँ ईवीएम हम रखे ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ पर कौन घुसा था? सपोर्ट कर रही, अभी कौन घुसा था? उसके बाद वहाँ पे बाहर एलसीडी स्क्रीन लगाई गई है। हम जरा बता दीजिए इसके बारे में कि मीडिया तो कौन लोग थे जो अंदर हथौड़ी लेकर ताले लेकर घुसे थे, जो सील लेकर घुसे थे? जरा बता दीजिए उसके बारे में। महोदय किसी गाड़ी का बोल दीजिए लेकर आप नहीं दिखा सकते गे। और एक बात बताइए, कोई टेक्निकल चीज हथौड़ी और इनसे टूटेगी क्या? क्या कितने वैज्ञानिक रूप से बात कर रहे हैं आप? पढ़ाई वढ़ाई करके आइए कीजिए। चलिए दीपक जी, समय साफ हो गया, कहाँ सफर कर रहे हैं आप ये बता दीजिए। सफर कहाँ है आपका, किधर जा रहे हैं दीपक जी? जनता देख रही है, इसका जवाब उसने दिया है और आपको आगे भी इसका जवाब मिलेगा। दीपक जी सत्ता की चाबी ढूंढने जा रहे हैं क्या? करना चाहते हैं कर लीजिए, जनता देख रही है, इसका जवाब उसने दिया है। सत्ता की चाबी तो मिल चुकी है, अपन उसका नतीजा आने वाला है और धैर्य पूर्वक देखिएगा। ये गाड़ी आपकी 10 तारीख को किस सफर के लिए निकली है गाड़ी आपकी? अभी तो लखनऊ जा रहे हैं सर। चलिए, मतलब सरकार बनाने जा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, खैर कौन सरकार बनाए वो अलग बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, परवेज जी आपको भी, और मिराज जी आपको भी बहुत शुभकामनाएं कि सत्ता की चाबी जेब में पकड़े रहिएगा, बहुत काम आएगी। राव साहब फिर मिलते हैं अपन। बहुत बहुत धन्यवाद। अमरजीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सारी टिप्पणी के लिए, जानकारी देने के लिए। तो खास पेशकश में हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, लेकिन महा एग्जिट पोल का सफर आगे भी जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपके साथ विकास सक्सेना होंगे और जुड़ेंगे जो जोत्साचार। साथ ही लखनऊ से बीजेपी, सपा और कांग्रेस प्रवक्ता के साथ ही एक्सपर्ट के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार आलोक सोती जी भी होंगे। तो वक्त हो चला है ब्रेक का, हमें दीजिए इजाजत। आप कहीं मत जाइएगा, तुरंत हाजिर होते हैं हमारे सहयोगी दीपक।